हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा अखबार। मैं हूं विनोद शर्मा। हमारी विशेष सीरीज नोएडा की नारी शक्ति प्रेरणादायक कहानियां, और इस सीरीज में आज हम आपको नोएडा की ऐसी 3 महिलाओं से मिला रहे हैं जो अपने घर से बाहर निकलकर समाज में रचनात्मक कार्यों से जुड़ी हुई है और उन्होंने शहर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनमें सबसे पहले विमलेश शर्मा जी हैं, जो निठारी गांव की पूर्व प्रधान रही हैं और उन्होंने एक संस्था भी बनाई है जो क्रिएटिव कार्य करती है, खासतौर पर जरूरतमंद बच्चों के लिए, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राजेश्वरी त्यागराजन जी, जो बच्चों को कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण देती हैं और उनको उभारती हैं, पूरे उच्च शिखर तक ले जाने का प्रयास करती हैं। और इनके साथ तीसरी जो हमारे साथ महिला जुड़ने वाली हैं वो है शैल माथुर जी, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। मैं वो अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं। मैं विमलेश जी का स्वागत करता हूं, जो इस कार्यक्रम में वो शामिल हुई हैं। नमस्कार विमलेश जी। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। धन्यवाद आपका, आपने हमें इस मुहिम के लिए चुना और आप अक्सर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, तो इसलिए आप हमेशा बधाई के पात्र हैं। राजेश्वरी त्यागराजन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप शामिल हुई हैं इसमें। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। और मैं हमारे देखने वालों को ये बताना चाहूंगी, मैं गाड़ी में हूँ, तो अगर कुछ आवाजें आ गया तो माफ कीजिएगा। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। त्यागराजन से शुरुआत करते हैं क्योंकि वो गाड़ी में है और उनके साथ जी हम बातचीत शुरू करते हैं और उनके बात के बाद फिर हम जो जुड़ेंगे फिर विमले जी से। अब हमारे साथ शैल जी भी जुड़ गई हैं। तो त्यागराजन जी, ये बताइए कि आपकी बैकग्राउंड, क्योंकि एक महिलाओं के लिए आप प्रेरणादायक हैं, आपकी जी बैकग्राउंड कैसी थी जो आपने ये संस्कृति का क्षेत्र चुना, कला और नृत्य का, और जिसमें आपने, क्योंकि दक्षिण भारत से आप आई और आप उत्तर जी भारत में भी छा गई, और वो भी खास तौर पर नोएडा जी जैसे शहर में जो विविधताओं वाला शहर है। अपनी जी बैकग्राउंड थोड़ी जानकारी दीजिए, कैसे संघर्षों के जरिए आपने जी अपने उस छोटे से क्षेत्र से निकलकर उत्तर भारत में आकर जी। अपनी पहचान बनाई। त्यागराजन जी। हाँ जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जी मेरे अगर शुरुआत की बताऊं तो मैं सिर्फ 18 भी नहीं पूरी हुई थी। मैं केरला से हूँ और हम्म, वहां से मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए आई थी राजस्थान। जी राजस्थान से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट किया। उसके हम्म बाद शादी हो गई। शादी के बाद दिल्ली आई। हम्म दिल्ली आके मेरे हस्बैंड भी आर्मी में था, मेरे को भी जॉब मिल गया। मैं हम दोनों ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था। हम्म उसके बाद में यहाँ आया तो ऐसे लगा कि दिल्ली का आपको पता है 80s में क्या हाल था। हम्म हम लोगों ने धीरे धीरे वहां पे जो हमारे स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर छोटे छोटे कार्य कार्य करने लगे बच्चों को लेकर के। जी तो जो हमारी पड़ोस में और हमसे मिलने जुलने वाले लोग थे, भैया आप लोग तो काफी कुछ जानते हैं इसके बारे में, बच्चों को हम्म लेकर के कुछ शुरू क्यों नहीं करते। हम्म तो वो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगा। हम्म वैसे तो हम लोग ये करते थे कि नौकरी के बाद आके सारे हमारी दक्षिण भारत के मूल रूप से जितने कलाकार थे उन सबको लेकर के हम लोग कार्य करते थे पहले, जो भी कार्यक्रम होता था। जी जी लेकिन लोगों का जो हमें सपोर्ट मिला तो हमने सोचा कि चलो, जब लोग इतने सपोर्ट कर रहे हैं तो शुरू करके देखते हैं। हम्म हमने नौकरी छोड़ा, फिर हमने एक संगीत और नृत्य का विद्यालय खोला। तब हम्म तक हम नोएडा आ चुके थे। जी जी उसके बाद जब शुरुआत किया तो 80s में 90s में इतना आसान नहीं था काम। हम्म बहुत मुश्किलें हुई। हम्म काफी सारे स्ट्रगल किया है हमने, क्योंकि उन दिनों में बहुत मात्र सवा सवा सौ रुपया था फीस उन दिनों में। हम्म उसमें हमने शुरू किया। जी उसके साथ हमने बच्चों को जिनको सीखना है लेकिन वो नहीं सीख पा रहे, हम्म उनको हमने उस टाइम से पढ़ाना शुरू किया फ्री में। तो हम्म ये चीज कहीं ना कहीं धीरे धीरे से लोगों तक पता चला है कि अगर आपको सीखना है, फीस हम्म कम है तो भी ये लोग ले लेते हैं। तो हम्म
शुरुआत का 5-6 साल तो बहुत स्ट्रगल किया हमने, बहुत ही हद से ज्यादा स्ट्रगल किया। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम हम लोग बच्चों का फीस देने के लिए भी हमें मुश्किल होते थे। पर फिर भी हमने कहा है कि जो काम शुरू किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फैमिली से, मेरे फादर इन लॉ म्यूजिशियन था, मेरी मदर इन लॉ भी म्यूजिशियन थी, और ससुराल में सारे लोगों को कुछ ना कुछ कला बचपन से सिखाए जाते थे। तो मेरे हस्बैंड को डांस, म्यूजिक और मृदंगम ये उन्होंने सीखा हुआ था। मैंने म्यूजिक सीखा हुआ था, लेकिन जब हमारी कला का जब हमने शुरू किया तो मेरे ज्यादातर ध्यान थिएटर और गाने में रही। फिर बात वही है, जैसे जैसे क्लासेस सेट होने लग गया तो लगा कि दोनों जने अगर परफॉर्म करने या सब कुछ करने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं बाकी चीजें देखती हूँ, आप अपना क्लासेस का और वो शुरू करो। हालांकि सर ने भी परफॉर्मेंसेस छोड़ दिया था तब तक, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते टाइम नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे हमने हमारी इंस्टीट्यूट से ट्रिप किया, प्रयाग संगीत समिति से हमारी एफिलिएशन हो गया, और कहीं आपको हमारा कोई एड या कुछ नहीं मिलेगा, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। क्योंकि हस्बैंड गुरुकुल से सीखा है तो उनको वो पुराने वाला गुरुओं का आदत है अभी भी, वो तो मुझ में भी है। मेरे को लगता है कि हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा चलते आ रहे थे, हम लोग अभी भी उस पर विश्वास करते हैं, वही चलाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे जमाने में हम जो कर रहे थे वो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बदल गया। बच्चे नहीं बदले हैं, टाइम बदल गया, तो हमें टाइम के साथ मूव होना है, उसी फ्लो में हमें चलना है। जमाना बदल गया तो हम अगर यही कहते रहे कि नहीं हमारे जमाने में ऐसा था, हम नहीं बदलेंगे, ऐसे तो होगा नहीं, ऐसा मुश्किल है। तो हम उस हिसाब से चलते चलते हमारे क्लासेस काफी अच्छे होने लगे, बच्चे भी सब जगह परफॉर्मेंस देने लगे, तो धीरे धीरे नाम का पता चला लोगों को। और अभी भगवान की दया से काफी सारे बच्चों को जो अपने बहुत क्या बोलूं कि मतलब फिनेंशियली जो कमजोर है, आर्थिक बहुत ही तंग है, कितने बच्चों को हमने नौकरी दिलवाई। क्योंकि हमारे जो प्रयाग संगीत समिति से जो डिग्री लेते हैं वो बच्चों को स्कूलों में डांस टीचर की नौकरी मिलती है। क्योंकि मेरी ये सोच है कि लड़कियों को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी करे, वो कम से कम वो 10 बच्चों को भी सिखाए तो भी उनको फीस आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे, क्योंकि ये काम तो हमें ही करना है, गुरुओं को ये करना होता है कि स्कूल्स में सिखाते हैं। और अपना ये जो भी शास्त्रीय संगीत हो गया, नृत्य हो गया, ये सारे कुछ हमारे जो ग्रंथों का बेस में है। जितनी हमारी वेद है, ग्रंथ है, जो भी कहानियां है, सब कुछ कीर्तन, सारे कुछ हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड है, उससे जुड़े हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कनेक्ट रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये वैल्यूज का वो पता चलता है, तो वो उस चीज को फॉलो करते हैं। और मुझे आपका माध्यम से ये बताने में बहुत खुशी हो रही है, अभी वाली जो जनरेशन है पेरेंट्स का, बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार है। उन्हें पता है कि सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, बच्चों को एंगेज करके रखना है। इस तो बीच किसी शैल जी हमारे तरीके साथ का, जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। शैल जी, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी। हाँ, सो इस तरीके से हम लोग अभी भी हमारी क्लासेस चल रहे हैं, और बच्चे भी कई सारे जगह परफॉर्मेंसेस करते हैं, और एक अलग माहौल है बच्चों का और हमारे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे डांस क्लास आते तो वो उनके लिए दूसरा घर है। तो ये पिछले 2-3 साल से, जब से कोरोना हुआ उस साल से, एक खास चीज ये भी देखने को मिला है। पहले बच्चों का पेरेंट्स में सिर्फ मम्मियां इन्वॉल्व होती थी, अब आजकल क्या है कि सारे फादर्स, हमारे कुछ भी इवेंट हो, कुछ भी, तो वो लोग आगे आते हैं, स्टेज सेट करना, मतलब बिल्कुल माहौल देखो। मुझे ये नहीं मालूम कि कोविड की वजह से लोगों में बदलाव आया है कि या उनका
सोचने का तरीका बदला है क्या है, लेकिन हम्म, बदलाव बहुत है। तो हम लोग को कुछ भी इवेंट करना हो या प्रोग्राम करना हो, हमें सिर्फ जाना है, बच्चों को ट्रेनिंग जरूर कराना हमारा काम है, हम्म, बाकी ये माता पिता सब कुछ कर लेते हैं। तो हम्म, एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है। प्लस वो हम्म, ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे दादा दादियों के साथ उनका व्यवहार जो है आप हम्म, लोगों की वजह से बहुत सुधर गया है, बहुत अच्छा हो गया है। तो हम्म, कहीं न कहीं हम इस चीज से खुश है कि चलो हमने भी कुछ तो किया हमारी कम्युनिटी के लिए। और बिल्कुल। जो चीज हमें नोएडा से मिला है, हम हम्म, नोएडा में आने के बाद ही जो भी आज बना है नोएडा से ही बना है और नोएडा की वजह से है। जी तो जी। हमारी छोटी सी प्रयास ये है कि हम्म, थोड़ा बहुत जो भी हम कर सकते हैं, वेदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो और हम्म, जैसे हम लोग सामाजिक सेवा भी थोड़ा करते हैं, ये सब हम्म, करके हमारे जो ड्यूटी है वो निभाने की कोशिश कर रहे जी जी जी। एक सवाल बस हैं। और आपसे ये पूछूंगा कि आपने नृत्य कला में है ही, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जो आपकी रुचि बढ़ी, उसके पीछे जी। क्या परिवार की कोई वो सोच थी, या आपको मतलब हस्बैंड का साथ मिला, या और भी कोई ऐसी मोटिवेशनल महिला मिली जिसकी वजह से आप सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ी? जी। सामाजिक क्षेत्र में आगे जो मैं बड़ी मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मतलब केरला में, वैसे हम्म, तो मेरी मदर का मेरे नानियाल की तरफ से काफी लोग फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे, बहुत अच्छे हम्म, वो करते थे। हम्म, और यहाँ पे मैंने जो भी एक मेरी सामाजिक सेवा का वो जो है वो मेरी मदर की वजह से है मुझ में। हम्म, मेरी मदर बहुत ज्यादा लोगों के लिए मदद करती थी और कुछ भी उनसे देखा नहीं जाता था। वो ये करती थी चाहे चाहे हम लोगों में कुछ हमारे घर में कुछ कमी हो, लेकिन आजू बाजू का बच्चे को या किसी को कुछ कमी हो तो वो ये हम्म, नहीं देखती थी कि मेरे बच्चे परेशान होंगे। उनको ये लगता था कि यार हमें तो कहीं ना कहीं से हमारा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जो बच्चे हैं आसपास का इनका कुछ नहीं होगा। तो हम्म, वो शायद मुझे थोड़ा वो क्या लगा है। चाहिए? हम्म, हाँ, फिर मैं दिल्ली आने के बाद दिल्ली में काफी हमारी हाँ? संस्था हमारी जो ऐसे दक्षिण रखा भारत की है रहने कम्युनिटी दे। है उनके साथ काफी काम किया। हम्म, फिर नोएडा में आने के बाद सबसे पहले मैं ढूंढा कि यहाँ पे कहाँ मेरी रुचि के हिसाब से मैं काम कर सकती हम्म, हूँ। हम्म, सबसे पहले मुझे सक्षम में नादिरा थी, नादिरा से मेरी मुलाकात हुई। उसके हम्म, बाद में सक्षम में ही मेरे को विमलेश जी तब प्रधान मिली। तब इन्होंने मुझे कहा, मैं रोटरी क्लब में थी, रोटरी की प्रेसिडेंट थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप निठारी के लिए कुछ करवा दीजिए रोटरी से मिलके। तो मैंने कहा कि ऐसे ये एकदम बोलने से तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो तब से मैं जुड़ी और उन्होंने मुझे जोड़ा, मतलब हम आपस में जुड़ गए। उस वजह से हमें कई सारी जगहों में ऐसे देखो, उन दिनों में बहुत कम लोग थे कि ये हम्म, सामाजिक कार्य करने वाले। मुझे भी हम्म, कई लोग पूछते थे तुम निठारी में क्यों जाती हो बार बार, तुम्हें और जगह नहीं मिलाई क्या? सच में मैं हाँ, बता रही, अभी आज तक मैंने ये चीजें किसी को नहीं बताई। तो कहती कि जब देखो तुम निठारी गांव में घुस जाती है। तो हम्म, मैंने कहा वहां पे लोगों का जरूरत है लोगों को, लेकिन उसके बाद में जो भी माहौल बदला वहां पे, अब बीच में ऐसे हम्म, हो गया ना, हर कोई बंदा जो आ रहे, तीसरा बंदा निठारी में कुछ नहीं हम्म, कर रहे थे। लेकिन पुराने टाइम में जो हम लोगों ने किया, जैसे नादरा थी वहां पे, विमलेश में और जयंती आती थी हमारे साथ, हम लोगों ने जिस तरीके का वहां पे जो शुरुआत किया ना, वो हम्म, एक अलग चीज थी। और हम्म, हम उन बच्चों को साथ लेकर के जो भी करते थे, लोगों को वहां मिलवाते थे और लोगों को लाते थे। एचसीएल को भी मैंने शुरू शुरू में सबसे पहले एचसीएल वालों को मैं लेके गई थी वहां पे हम्म, 2013 में। हम्म, तब उस टाइम वहां का टीम ने मुझे बोला था, मैम ये तो बहुत ज्यादा गंदा गंदा एरिया है। मैंने कहा करना है तो फिर ऐसी जगह करना है, आपको हर गांव ऐसे मिलेगा। ये तो बिल्कुल, कम से कम यहाँ पे कुछ बदलाव आ रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत हाँ जी। रोचक जानकारी अपने बारे में दी है, और उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगी। अब मैं विमलेश प्रधान जी से बात करूंगा, जो पल्लू में अपनी ससुराल आई थी, और दिल्ली हाँ यूनिवर्सिटी जी। की छात्रा, जब नोएडा नहीं बना था तब उस गांव में आई, और एक दिन वो था जब मुख्यमंत्री के सामने वो भाषण दे रही थी। ऐसा गौरवपूर्ण क्षण रहा होगा। तो वो रोचक दास्तान आप हमारे दर्शक सुनेंगे विमलेश जी से।
आप ये बताइए कि जब वो आप उस समय आई थी पहली बार ससुराल, तो यहाँ क्या माहौल था? शर्मा जी, ये पूरा क्षेत्र जैसे सभी लोग इसको जानते थे, उस समय खादर के नाम से जानते थे। जी जी और जी। दूर दूर तक कोई कोई हमें सरकारी परिवहन का साधन तो कुछ था ही नहीं। हाँ। बसेस भी चलनी शुरू नहीं हुई थी, 1978 की बात है ये। और उसके उसी साल में काफी देर में जाके सितंबर अक्टूबर में शायद बसें चलने यहाँ पे शुरू हुई थी। वो भी एक बस दिल्ली से सुबह आती थी और शाम को जाती थी, ऐसा कुछ था। तो उस समय मतलब एकदम से उस दिल्ली के उस माहौल से आना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए यहाँ पर आना, और आकर के यहाँ पर जो यहाँ के लोगों के साथ जुड़ना, अपने आप में एक बहुत अलग तरह का अनुभव था। और वो लेकिन बस मैं इस बारे में बहुत, इस मामले में भाग्यशाली रही कि परिवार जो मुझे मिला वो परिवार बहुत पढ़ा लिखा मिला। जो मेरे पिताश्री, मेरे ससुर जो थे, वो बहुत बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे इंसान थे, जिन्होंने पीएचडी किया हुआ था ज्योतिष शास्त्र में, बनारस पढ़ के आए थे। और इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख भी उन्होंने ही जगाई थी, जब बिल्कुल कोई भी स्कूल नहीं था पूरा इस क्षेत्र में। ये जो है गौतम बुद्ध नगर तो बहुत बाद में बना है, जब बुलंदशहर का हिस्सा हुआ करता था ये क्षेत्र। तो तब उन्होंने यहाँ पर सेक्टर 46 में भी आज वो स्कूल है, भवानी भवानी शंकर शंकर इंटर इंटर कॉलेज। कॉलेज। जी जी। इंटर कॉलेज, बिल्कुल, उसकी स्थापना उन्होंने की थी, उसके फाउंडर मेंबर वो रहे। तो ये मेरा भाग्य था, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मुझे ऐसे परिवार में स्थान मिला। और उन्होंने ही मेरे अंदर ये बात डाली कि आप पढ़ी लिखी हो, लेकिन आपके आसपास जो माहौल है वो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, समाज में जो लोग थे। तो उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि ये कुछ कुछ सीख सके थोड़ा बहुत। तो पहले पहले इन्हें सिर्फ सुनाने के माध्यम से, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या सुनेंगी तुमसे, तुम इनको रामायण सुनाया करो। अच्छा। तो उन्होंने इस तरह से, हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ा सा समय निकाल करके इनको बेटा रामायण सुनाया करो। तो जब ये सुनना शुरू कर लें तो उसके बाद फिर पढ़ने की भी बात आएगी। तो उन्होंने मेरे अंदर ये एक भावना उस समय डाली। मेरे को याद है 1980 में मेरा बेटा बड़ा पैदा हुआ था। तो अभी 2 ही महीने का था वो, और उस दिन शायद ग्रहण था बहुत बड़ा। तो उन्होंने पहली बार उस दिन मुझे एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, वो मेरे लिए लॉन्चिंग पैड था। उन्होंने सारी मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा करा और मुझसे कहा कि तुम रामायण सुनाओगे इनको। वो पहला दिन था मेरा समाज से इस तरह से कनेक्टेड होने का। और तब मैं समाज के साथ यहाँ पर जुड़ी। और तब से जो मैंने शुरू किया, मतलब पहले तो गांव के ही लेवल पे जुड़ी रही मैं काफी लंबे समय तक। फिर बच्चों की पढ़ाई का समय आ गया बीच में, फिर बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से अपने बच्चों के साथ साथ मैं पड़ोस के बच्चों को भी बैठा करके पढ़ाती थी, क्योंकि उनकी माएं कोई भी पढ़ी लिखी नहीं थी। विनोद जी, आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि मैं 1978 यानी 1978 में मैं सेकंड ईयर में कॉलेज में पढ़ रही थी जब मेरी शादी हुई थी। और उसके अच्छा। बाद मैंने फाइनल किया जी। फिर मैंने फाइनल भी किया 79 में। और फिर मैंने एमए के लिए भी मैंने फिर मेरठ यूनिवर्सिटी से शास्त्री जी के साथ ही, हस्बैंड के साथ, मैंने एमए फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया। उन्होंने वाह। संस्कृत से और मैंने पॉलिटिकल साइंस से हमने दिया ये। जी लेकिन जी। फिर उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थोड़ी सी, घर की जिम्मेदारियों की वजह से। लेकिन ये एक आश्चर्य की बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि तब से लेकर के और अगले 20 सालों तक परिवार में कोई भी लड़की ग्रेजुएट नहीं आई थी। 20 सालों तक कोई ग्रेजुएट लड़की यानी बहू कोई नहीं आई थी। और लड़कियां थी, एक दो लड़कियां जो उस समय पढ़ रही थी, लेकिन ग्रेजुएट लड़की तो एक ही हुई हमारे परिवार में उस समय। एक ही लड़की हुई जो आज एक अच्छी एडवोकेट भी है वो थोड़ा लड़की। साइड में हो जाए, तो कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। हाँ हाँ, बस अच्छा हाँ, अच्छा, अब ठीक। हाँ, ठीक है, अब ठीक है, बोलिए। जी जी। तो वो लड़की एडवोकेट है, वो उस लड़की को मैं पढ़ाया करती थी। तो वो मेरा कहना ये था कि उस समय जो घर में माहौल था, आसपास में घरों में वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उनके बच्चों को भी मैं पढ़ाया करती थी। जी इस जी तरह जी। से मेरा एक जो सोशल नेटवर्क जो मेरा बना था वो तब से बना था, और मैंने गांव को लेकर के ये सब शुरू किया था। तो उसी से ही चलते चलते ये सब आगे जो सोशल वर्क में जो मेरा रहा, वो यही रहा कि एक प्रेरणा मुझे मिल गई थी तब से। उस प्रेरणा से लेते और मैं आगे अपने सोशल वर्क में बढ़ती चली गई।
जब आप पहली बार प्रधान बनी थी, क्योंकि जी गांव में प्रधान, महिला प्रधान बनना भी एक ऐसा कार्य है जो उस समय सोचा भी नहीं होगा जब आप आए होंगे, और एक दिन ऐसा भी लगा कि जब आप प्रधान बन गई तो प्रधान बनने जी के बाद कुछ चुनौतियां भी आई होंगी आपके सामने, और उनसे भी आपने पार पाया। और एक दिन जब निठारी को लेकर, क्योंकि आपको एक मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी बात रखनी पड़ी थी, वो भी जी एक जी 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 गौरवशाली क्षण था, उसका अनुभव भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही याद दिलाया मुझे। जब मैं प्रधान बनी, तो पहली बार मन में ये भाव आया, परिवार ने सबने कहा कि आपको प्रधान के लिए चुनाव लड़ना है और फिर मैं बहुत अच्छे उस समय मेरा सबसे हाईएस्ट जो स्कोर भी था प्रधान का, जो हम्म, मार्जिन जो होता है, उसमें 238 वोटों के मार्जिन से मैं जीती थी जिले हम्म, में। तो जिसकी वजह से जो उस समय यहाँ पर थे हमारे जिलाधिकारी थे, उन्होंने भी बहुत प्रेज़ किया था मुझे। और हम्म, फिर 2012 में मुझे मौका मिला था लखनऊ हम्म, जाने का। हम्म, शिक्षा विभाग की तरफ से मैं बन करके गई थी इनके डेलीगेट और वहाँ जी, मुख्यमंत्री के सामने मुझे वो बात रखनी पड़ी थी अपनी। तो हम्म, अखिलेश जी के सामने, उस समय थे वो मुख्यमंत्री। जी, तो जी, जी, वो जो समय था वास्तव में बहुत चुनौतियों वाला समय था। हम्म, एकदम से सरकार पुरानी सरकार थी बसपा की, फिर वो दूसरी सरकार बदली। हमारे हम्म, 2 ही साल के समय में इतनी सारी चुनौतियाँ थी और जो वो 2006 वाला जो कांड था, उसकी वजह से हर जगह निठारी को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। हम्म, तो वो सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए और हम्म, शायद उसी चुनौती को मैंने अपनी अपनी ताकत बनाया था। जब मेरे को हर जगह सुनने के लिए मिलता था कि अच्छा आप प्रधान हैं, उस हम्म, गाँव की प्रधान है, वो निठारी जो निठारी ऐसा हुआ था। तो वो हम्म, चुनौती थी मेरे लिए, बहुत बड़ी चुनौती थी और मैंने उसी समय ठाना था कि मैं इस बात को बदल के रहूँगी। लोग निठारी को ऐसे जानेंगे, जैसे अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बताया, राजेश्वरी ने, निठारी को इस वजह से लोग जानना चाहेंगे, हर व्यक्ति वहाँ पर आना चाहेगा काम करने के लिए कि हम्म, अब निठारी बदल रही है। अब हम्म, निठारी में बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो वो हम्म, 2011 में ही हमने ये सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एडवांसमेंट की शुरुआत की थी और वो हम्म, शुरुआत ये थी कि गाँव का जो माहौल है, गाँव का जो कल्चर है, उस कल्चर को हमारा जो लोकल जो संस्कृति है, उसको हमें आगे लेके जाना है हम्म, और गाँव के बच्चों को हमें आगे लेके जाना है। उनकी शिक्षा में उनको इतना परिपूर्ण बनाना है कि हर हम्म, बच्चा हम्म, खड़ा हो सके, विशेष रूप से लड़कियां जो हम्म, आत्मनिर्भर बन सकें और हम्म, जैसे मुझे मुझे हमेशा यही शिक्षा मिली थी कि कोई भी लड़की कभी कमजोर नहीं होती। मैं हम्म, अपने घर से, मेरा गांव भी है, ग्रेटर नोएडा में ही है मेरा गांव, हम्म, खेड़ी गाँव है, वो भी वहाँ पर भी काफ़ी प्रबुद्ध लोग रहते हैं, पढ़ाई-लिखाई में शुरू से आगे रहा है। जबकि हम्म, मेरा जन्म तो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में ही मेरी परवरिश हुई। लेकिन वो कुछ गुण थे ऐसे, जहाँ पर ये हमेशा सिखाया जाता था लड़कियों को कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं और लड़कियों को के अंदर एक ताकत अलग होती है। ईश्वर एक ताकत देता है महिला को, ऐसी हम्म, ताकत देता है कि यदि वो उसका सदुपयोग करे, तो समाज हम्म, के बहुत काम आ सकता है। तो जी, वो जी, मेरे को अपनी वो शक्ति मुझे याद आई जब मैंने वहाँ पर पत्रकारों ने मुझसे ये प्रश्न किया वहाँ हम्म, पर कि हम्म, अच्छा आप न वो वाला निठारी, वो निठारी जहाँ पर ये हुआ था। तब हम्म, तब मैंने उनको वहाँ पर जवाब भी दिया कि निठारी धन्यवाद आपका, आपकी वजह से निठारी को लोगों ने जाना। ये हम्म, आपने गलत एस्पेक्ट में ज़रूर कहा, लेकिन आपकी वजह से जाना, लेकिन हमने उसको बदला है अब और हम हम्म, आगे उसको बदल के रहेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी विनोद जी, जिस चुनौती को आज आप खुद देख सकते हैं कि निठारी में कितने सारे लोग काम करना चाहते हैं, कितने हम्म, कितने वहाँ पर चीज़ें बदली हैं। सरकारी हम्म, स्कूल को हमने बिल्कुल नया रूप दिया। अब पहली बार किसी सरकारी स्कूल में डेस्क पर अगर बच्चे बैठे थे, तो वो निठारी का स्कूल था। मैंने हम्म, पंचायत बनने के बाद वो सरपंच बनने के बाद, प्रधान बनने के बाद सबसे पहला कार्य यही किया था कि बच्चों को फटे-टाट से उठा करके उनको कहा था कि आपके लिए भी डेस्क होंगी, जैसा कि पब्लिक स्कूलों में होती हैं। तो वो सबसे हम्म, बड़ा बदलाव हमने वहाँ से शुरू किया था कि बच्चों को वो उस तरह की अनुभूति होनी चाहिए कि हम्म, उनको एक पढ़ाई का माहौल मिलना चाहिए। और हम्म, स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस शुरू कराई थी वहाँ पे, स्कूल के बिल जमा नहीं होते थे बिजली के, वो कराए थे। मतलब मैं रोज़ाना स्कूल जाती थी। कई हम्म, अधिकारियों ने आकर के उस चीज़ को देखा था कि ये प्रधान ऐसी हैं जो रोज़ाना स्कूल आती हैं वहाँ पर। तो वो हम्म, एक बहुत बड़ा बदलाव था वो। जी, जी, जी। जी, ये आपने बड़ी रोचक जानकारी दी, और अगर टाइम बचा तो दोबारा आऊंगा। शैल जी हमारे साथ हैं, जी, शैल माथुर जी। शैल जी, जी। आप अपना ये खोल लीजिए माइक, आपका ये बंद आ रहा है, आप इसको खोल लीजिए माइक को। म्यूट करिए ना इसको। माइक माइक माइक, पिक्चर तो ठीक है, इस साइड में है ना कोने पे माइक का, उसको ठीक करिए।
हेलो शैल जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आप बोलेंगे तो इस साइड में आपको वहां से दोबारा से करना पड़ेगा, आवाज आपकी बंद है माइक की। जब तक आप शुरू हो तब तक प्रधान जी से हम बात करेंगे। प्रधान जी, हाँ आगे शैल जी, आप ये आवाज बंद है इधर साइड में। अब हाँ हाँ, अब आ ठीक है, रही ठीक। है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक ठीक है। है। शैल जी, आपका स्वागत है। आप थोड़ा देर से आई हैं और आपने हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, शैल जी, इसके लिए हम आगे। जी जी जी, मुझे ये बताइए आप कि आप के अंदर, क्योंकि आपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर जो कार्य किया वो औरों के लिए मोटिवेशनल है, क्योंकि प्रेरणा देने वाले कार्य ही लोग याद रखते हैं। और आपको खास तौर पर लोग याद रखते हैं कि आप जहां जाएंगी तो लोगों में दहशत हो जाती है, चाहे वो किसी तरह पॉल्यूशन के प्रति वो इस तरह दिखता है। तो आपके अंदर ये भाव कैसे आया? क्या कहीं कोई ऐसी घटना घटी या कुछ आपने ऐसा नजारा देखा कि आपको ये पॉलीथीन को लेकर ज्यादा चिंता होने लगी? जबकि ज्यादातर तो लोग पर्यावरणविद का काम करते हैं, लेकिन आपने जो काम छाप छोड़ी और अनोखा काम ये किया कि सेक्टर 55 में जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसको आपने 100% पॉलीथीन मुक्त कराया। इसके लिए आपको सबसे पहले तो बधाई। और आप अपनी बैकग्राउंड जरूर बताइए कि आपके अंदर ये भाव आया कहाँ से। जी शैल जी। भाई साहब, सबको नमस्कार। एक्चुअली हम देखिए कानपुर से पढ़ाई हमारी कानपुर में हुई है। जी जी जी। और पढ़ाई के दौरान भी हम बहुत सारी चीजें करते थे अपने हम्म कॉलेज में। हम अपने हम्म कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हम्म लेकिन उन सब में इतनी गंभीरता नहीं थी हम्म जो अब हमने ये 10 सालों में जो आपने अभी जिस काम का जिक्र किया जी 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 जी। उसमें जो हमें बहुत ज्यादा मजा भी आने लगा है। उसका हम्म ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट तो नहीं था। हम्म बस ये था कि जब रोज रोज आयोजन होते थे और उसके बाद जब वो हम देखते थे कि बहुत सारा कूड़ा कलेक्ट हो जाता था, हम्म तो फिर आपको थोड़ी बेचैनी होती थी कि ये सब जो हम करते हैं और इन्वायरमेंट डेज मनाते हैं उसके बाद एंड में आके हम इतना कूड़ा फैला देते हैं। और हम्म बच्चों को भी इस तरह की चीजें वही डिस्पोजल पे ही हम सारा प्रोवाइड करते हैं। तो हम्म कहीं ना कहीं कोई सच में संदेश नहीं दे पाते हैं। तो हम्म उससे ये आइडिया आया कि कैसे इन चीजों पे कंट्रोल किया जाए। और हम्म एक आध जगह वही पॉलिथीन आप जानवरों को खाते हुए देखते हैं, कई फिल्म में देखा कि हम्म कहाँ से ये बदलाव आ सकता है। तो हम्म उसके लिए फिर यही हुआ कि आरडब्ल्यूए से कनेक्ट हुए, उसमें कार्यक्रम होते थे तो थोड़ी अपनी बात मनवा लेते थे, लेकिन बहुत सीरियस आसपास भी लोग नहीं दिखते थे। सबको लगता था हम्म कि यार ये छोड़ो, इसमें बहुत सारी जिम्मेदारी, ये कौन करेगा, ये कौन हम्म करेगा। हम्म 200 रुपए की डिस्पोजल आ जाएंगे और काम हो जाएगा। उतना हम्म स्ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम्म जो स्ट्रेन न लेने की जो हम लोग की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हम्म हो गई है, हम्म उससे हम लोगों को लगता है निकलना चाहिए। हम्म थोड़ा अपने स्वास्थ्य के संग संग अपनी धरती माता का भी स्वास्थ्य का ध्यान हम्म रखना चाहिए। हम्म तो वहीं से हमारी ये यात्रा शुरू हुई 2015 में। हम्म हमने ये 15 अगस्त से स्टार्ट किया था कि सबसे ज्यादा कहाँ से पॉलिथीन आती हम्म है। तो हम्म वहां के लिए हमने सोचा कि ये अपने ही एरिया से, हम सेक्टर 55 में ही रहते थे, अब हम इधर गौर सिटी में आ गए, 3 महीने हो गए हमें। हम्म तो 55 से फिर हमें ये लगा कि कैसे यहाँ से स्टार्ट किया जाए जहां से सबसे ज्यादा पॉलिथीन आती है। हम्म तो हालांकि मुश्किल था, क्योंकि हम्म एक एक लोगों से बोलना और आपसे कहना कि ना लीजिए, और हम्म सब्जी वाले भैया लोगों से कहना कि ना दीजिए। तो हम्म बड़ी लड़ाइयाँ और ये सब चलते चलते बहुत सारी चीजें हुई। हम्म बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ कि आपके करने से क्या होगा, अकेले करने से क्या होगा। हम्म लेकिन एक भाई साहब, एक चीज हमने ये देखी है कि जी जी। बहुत सारी चीजें हम सुनी सुनाई बातों पे बस विश्वास कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि क्या होगा। हम्म लेकिन कहीं ना किसी को पहल करनी होती है। तो हम्म मुझे लगता है कि वही बस पहल करने की जरूरत थी। और हम्म वो पहल जब हुई तो धीरे धीरे काफी मुश्किलें आई। हम्म लेकिन फिर भी हम उन्हीं लोगों को धन्यवाद देंगे जो हमारे हीरोज हैं। सब्जी हम्म वाले भैया लोग मान गए प्यार से हम्म धीरे धीरे। इसमें हम्म सबसे ज्यादा योगदान हमारे बच्चों का रहा है, जो हम्म बड़े लोग तो देखिए इस काम में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं। उनको बहुत झिझक लगती है कि हम हम्म किससे टोक देंगे और किससे बुराई लेंगे, किससे हम्म लड़ाई लेंगे। हम्म तो
उन चीजों पे किसी का बहुत मन नहीं लगा। आते सब लोग अप्रिशिएट बहुत सारा करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे निकालना किसी के लिए बहुत मुश्किल है उस काम में। इसलिए मुझे लगता है कि ये वाला काम जो है हम अपने बच्चों को बहुत श्रेय देना चाहेंगे। खोड़ा के बच्चे हैं जो हमारे इस मिशन से जुड़े और उनकी वजह से हम ये काम कर पाए। और एक उसमें और चीज है कि देखिए इससे 10 लोगों की गृहस्थी चल रही है बच्चों की, जिनके पेरेंट्स या भाई बहन मिलके न्यूज़पेपर के बैग्स बनाते हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, धनिया और हरी मिर्च, अंगूर जैसी चीजों में हमारे वेंडर वो यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रोजगार भी जनरेट हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, कोई भी आप एक चीज मुद्दा उठा लीजिए, बस आपको हारना नहीं है और लगे रहना है कि बहुत हो सकता है कि बहुत बड़ी जीत ना मिले आपको, लेकिन ईमानदारी से आप उतना ही पोर्शन संभाले रहें, तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक उसके रिवार्ड आपको मिलते रहते हैं। इसमें एक चीज बहुत अच्छी हमें ये लगती है कि भाई साहब ये ऐसे काम करने में आप कहीं पर भी जाते हैं, हम किसी भी मार्केट में जाते हैं या किसी जगह कभी टकरा जाते हैं, तो कहीं ना कोई व्यक्ति जरूर मिल जाता है कि अच्छा वो आ रही है या वो आ गई हैं, आप वहां ये कह रही थी। बस ये जो अवार्ड हमें मिलते रहते हैं लोगों से, उससे हम इतने आनंदित और जोश भर जाता है कि हम फिर किसी के सामने झिझकते नहीं है, कहीं पर भी जाके अपना ये काम करने लगते हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शानदार आपका काम है सैल जी। और क्योंकि आज की चर्चा में हमारे पास केवल 1.25 मिनट का समय है, बस एक एक लाइन आप सबसे पूछूंगा, दोनों से, अगर वो त्यागराजन जी भी हैं तो उनसे भी पूछूंगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए। वैसे समय बचा नहीं है क्योंकि बाद में फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो अभी हम तो आप केवल ये बड़े बोलेंगे सीनियर कि लोग। हाँ, सशक्तिकरण के लिए हाँ। क्या किया जाए, बस आप एक दो दो लाइन में बोलिए, बस ज्यादा देर में, बस संदेश टाइप। मुझे देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, बस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बराबरी के चक्कर में ना पड़िए, ईमानदारी से काम कीजिए तो अपने आप आपको शक्ति मिल जाती है। ठीक है, त्यागराजन जी आपके ये बंद है, माइक बंद है, माइक बंद है आपका। हाँ जी, मैं भी बिल्कुल, ये आजकल जेंडर इक्वालिटी करके जो चल रही है ना, हम तभी काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सब जी, अपने अपने हिस्से का काम करो, बदलाव अपने आप आ जाएगा। ठीक 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 ठीक, ये विमलेश जी, हाँ जी। विमलेश जी। जी, जब जब महिलाएं किसी काम को करती हैं तो मुझे लगता है वो पूरी शिद्दत के साथ उस काम को करती हैं, पूरी हिम्मत के साथ करती हैं। बस उनको थोड़ा-सा उनके रास्ते में जो आने वाली रुकावटें हैं, उनको कम करने का समाज प्रयास करे तो बहुत महिलाएं बहुत अपने आप आगे धन्यवाद बढ़ती रहेंगी। आपका विमलेश जी, शैल जी और त्यागराजन जी, आपने बहुत अपने जीवन की रोचक बातें बताई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, हैप्पी वुमेन्स नमस्कार। डे।